दोस्तों, क्या महाभारत पर बने टीवी सीरियल देखकर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन हस्तिनापुर के सही उत्तराधिकारी थे और उनके साथ गलत हुआ था? तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि युधिष्ठिर और दुर्योधन इन दोनों में से हस्तिनापुर का सही उत्तराधिकारी कौन था, ये जानने के साथ आपको महाभारत के ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानने को मिलेगा जिन्हें सभी टीवी सीरियल्स स्किप कर देते हैं और इंटरनेट के ज्ञानवीर भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते। दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत मिथ्स एंड रियलिटी में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सच में धृतराष्ट्र के साथ गलत हुआ था और उन्हें ही हस्तिनापुर का नरेश बनना चाहिए था। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का मानना है कि बड़ा पुत्र होने की वजह से धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनना चाहिए था, ना कि महाराज पांडु को। लेकिन दोस्तों, क्या कुरु वंश में राजा बनने के लिए बड़ा पुत्र होना आवश्यक था? उत्तर है नहीं। फ्रेंड्स, पितामह भीष्म यानी कि देवव्रत के दादा महाराज प्रतिपा थे, जिनके 3 पुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र देवापी थे, जिन्हें लेप्रोसी यानी घेंगा रोग था और वो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे। इसलिए देवापी संन्यास लेकर वनों में रहने लगे। महाराज प्रतिपा के दूसरे पुत्र बहलिका को हस्तिनापुर के राजा और दरबारियों ने राजा बनने योग्य नहीं माना। इसलिए राजकुमार बहलिका अपने नाना के साम्राज्य बल्ख के राजा बने और इस तरह महाराज प्रतिपा के तीसरे पुत्र और भीष्म के पिता यानी कि शांतनु हस्तिनापुर नरेश बने। तो दोस्तों, हमें यहाँ से एक सवाल का उत्तर मिला कि कुरु वंश में बड़ा पुत्र होना आवश्यक नहीं था, आवश्यक था योग्य होना। अब दूसरा प्रश्न जो इसी संदर्भ में खड़ा होता है वो है कि दुर्योधन धृतराष्ट्र के प्राकृतिक पुत्र थे, जबकि युधिष्ठिर पांडु के प्राकृतिक पुत्र नहीं थे। ऐसे में दुर्योधन ही हस्तिनापुर के सही उत्तराधिकारी थे। तो इसका उत्तर हमें पांडवों से 15 पीढ़ी पहले महाराज भरत ने पहले ही दे दिया था। कौरवों और पांडवों के पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत, जिनका साम्राज्य पूरे भारतवर्ष पर था, के 9 पुत्र थे। परंतु इन 9 पुत्रों में से महाराज भरत को एक भी अपना उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं लगा। सो महाराज भरत ने ऋषि भारद्वाज की सहायता से एक यज्ञ कराया। इस यज्ञ से उत्पन्न हुए भूमन्यु को उन्होंने अपना राजपाट सौंपा। यहाँ ध्यान दीजिए कि 9 प्राकृतिक पुत्र होने के बाद भी महाराज भरत ने यज्ञ से उत्पन्न हुए भूमन्यु को अपना उत्तराधिकारी माना और इस तरह से प्राकृतिक भरतवंशी कभी राजा बने ही नहीं। महाराज भरत से कई पीढ़ियां बाद आए महाराज कुरु ने कुरुवंश की स्थापना की। इन्हीं महाराज कुरु को पांडव और कौरव अपना पूर्वज मानते थे। इसी कुरुवंश में पितामह भीष्म के सौतेले भाई महाराज विचित्रवीर्य पुत्रहीन मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसलिए महाराज विचित्रवीर्य की दोनों रानियों को वेदव्यास से नियोग के द्वारा 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो धृतराष्ट्र और पांडु थे। तो इस तरह से कौरव या पांडव दोनों में से कोई भी प्राकृतिक कुरुवंशी थे ही नहीं। प्राकृतिक कुरुवंशी थे बहलिका और उनके पुत्र सोमदत्त और उनके पुत्र भूरिश्रवा। लेकिन महाराज विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद भी जब राज सिंहासन खाली हुआ, तब भी सोमदत्त अथवा उनके पुत्र भूरिश्रवा को हस्तिनापुर पर राज्य करने के लिए नहीं बुलाया गया, क्योंकि बहलिका या उनका वंश हस्तिनापुर के उत्तराधिकारियों की उम्मीदवारी से अपना अधिकार खो चुका था और गोद लिए हुए पुत्र अथवा नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र के अधिकार भी प्राकृतिक पुत्र के बराबर ही होते थे। तो दोस्तों, अब आप शायद समझ गए होंगे कि पांडु को धृतराष्ट्र की जगह राजा बनाना क्यों सही था और क्यों महाराज युधिष्ठिर का क्लेम सही भी था और स्ट्रॉन्ग भी था। योग्यता में भी महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन का कोई मुकाबला नहीं था। स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ये मानते थे कि युधिष्ठिर को ही प्रजा राजा के रूप में देखना चाहती है और यदि उन्होंने दुर्योधन को युवराज घोषित किया तो प्रजा विद्रोह कर देगी। इन्हीं सब कारण से महाराज धृतराष्ट्र ने लाक्षागृह से पहले युधिष्ठिर को अपना युवराज घोषित किया था। दोस्तों, भूमन्यु, देवापी और बहलिका भरतवंश, कुरुवंश और महाभारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, किंतु किसी भी टीवी सीरियल में आज तक इनके बारे में नहीं बताया गया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप महाभारत के बारे में ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।